हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 2। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है कि 25 डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, जो 25 है उसमें 273 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 298, यानी कि 298 केल्विन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, व्हाट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ड्राई आइस। ठीक है, यानी कि शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, यानी कि जो पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है, आंसर है एटम, यानी कि परमाणु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक सिंबल क्या है, तो आंसर है Ag। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द वैलेंसी ऑफ कार्बन एलिमेंट इज। तो कार्बन एलिमेंट में कितने वैलेंसी होते हैं, तो आंसर है 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, देखो क्वेश्चन कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। तो ये होता है 2, 8 एंड 1। ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, हु डिस्कवर्ड द सेल। तो सेल की खोज जो है वो किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है कि विच इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो सेल का सुसाइड बैग जो है वो किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन कॉल्ड। तो सेल के ग्रुप जो कि एक जैसा काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको कहा जाता है टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखो, थ्रू विच टिश्यू इज वाटर ट्रांसपोर्टेड। तो कौन से टिश्यू से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, आंसर है जाइलम। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ अ व्हीकल मेजर। यानी कि ओडोमीटर जो है वो किस चीज को नापता है, वो आपने बताना है। तो ये डिस्टेंस नापता है, यानी कि दूरी। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज डैश देन ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, उसके कारण जो है पृथ्वी की तुलना में वो कितना होता है बेसिकली, तो ये 1/6 टाइम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की विच लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्टिया। तो ये कौन सा जो है वो मतलब कि कह सकते हो कौन सा जो है लॉ है, तो ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, यानी कि पहला। अगला क्वेश्चन देखो, पेस्टुरेज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो पेस्टुरेज है वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो हनी बी से रिलेटेड है। ठीक है, आंसर हो जाएगा शहद मक्खी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, when force is applied to an object but there is no displacement। तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, what will be the work done। तो वर्क जो है वो कितना हुआ है, तो आंसर है 0। ठीक है, हम कब मानते हैं कोई काम हुआ है, जब वो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से मूव करता है। ठीक है, तो इस केस में आंसर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर द ह्यूमन ईयर। यानी कि इंसानी कान जो है वो कितने जो है वो रेंज तक सुन पाते हैं, तो आंसर है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे आंसर टिक कर लेते हैं, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसके बाद बेटा पार्ट बी है हमारे पास। ठीक है, जिसमें कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है हमने 14 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। यानी जब
पानी जो है वो मटके में रखा जाता है गर्मियों के टाइम में तो पानी ठंडा हो जाता है, किस वजह से होता है ऐसा? तो आंसर देखो, पंजाबी मीडियम में भी आंसर बच्चे साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। वाटर जो कि मटके में रखा जाता है, ठीक है, अर्दन पॉट में रखा जाता है, कीप्स ऑन एवोपरेटिंग थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑन वॉल्स ऑफ पॉट। तो ये जो मटके होते हैं ना, इनके जो वॉल्स होते हैं उस पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी एवोपरेट होता रहता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट, तो वाटर जो होते हैं यानी जो पानी है वो लेटेंट हीट को जो है वो एवोपरेट कर देते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग ड्यूरिंग एवोपरेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैप्ट इन एन, और इसी वजह से पानी जो मटके के अंदर रखा हुआ है वो ठंडा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है वो आपने बताना है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब एक जैसी संरचना होगी, ठीक है। जैसे कि जब पानी में नमक को घोला जाता है तो पानी चाहे आप ऊपर की साइड से उठाएं चाहे बॉटम से, तो पानी जो है वो मतलब नमक जो है वो एक बराबर घुला होगा, है ना। जबकि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। जैसे जब आप पानी में मिट्टी को घोलते हो तो मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है ना, तो और ऊपर का पानी थोड़ा साफ हो जाता है, तो मिक्सचर जो है वो एक जैसा नहीं बना, ठीक है, और इस वजह से इसको हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू 3, अगर z जो है वो 3 है, ठीक है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, तो वैलेंसी क्या होगा एलिमेंट का, इस एलिमेंट का आपने नाम भी बताना है, ठीक है। तो देखो एटॉमिक नंबर हमें क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2 और 1, ठीक है, क्योंकि पहले वाले मतलब कि जो शेल है उसमें 2 आएगा और फिर एक बच गया तो 1 आएगा, ठीक है। तो वैलेंसी जो है वो कितना बना, लास्ट में हमारे पास 1 बचा है ना, तो 1 बनेगा। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है लिथियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आईज, तो मतलब कि बिना किसी चीज के हेल्प से एटम को देखना पॉसिबल क्यों नहीं होता, क्योंकि एटम्स जो है वो साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो नैनोमीटर्स में नापा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है सेल जो है उसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्यों कहा जाता है। तो देखो सेल जो है वो सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है जिसमें कि लिविंग फंक्शंस होते हैं, जो मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सभी सेल से बने होते हैं, और इसी वजह से इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो इसका आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो जब सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम फट जाता है और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने ही सेल को खा लेते हैं, ठीक है, और इसी वजह से इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में क्वेश्चन जो है वो भी साथ साथ देखते रहे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि स्टोमेटा दे की कम हन, तो स्टोमेटा जो है उसके क्या काम होते हैं, तो ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इसके अलावा ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो किस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ जो है वो बनेगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर टाइम दिखाया जाएगा और यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है उसमें जो है वो ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम है और ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो उसमें मतलब कि कर्व्ड लाइन जो है उसमें शो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि जब एक कारपेट को स्टिक से जो है वो मतलब कि पीटा जाता है, छड़ी से मारा जाता है, तो उसमें से धूल बाहर आ जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो है यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्टिया मतलब कि लगा है, इनर्टी ऑफ रेस्ट का लॉ लगा है, और इसमें जो है जो कारपेट है उसको जो है स्टेट ऑफ मोशन में लाया गया है, बट जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है, जिस वजह से जब उसे छड़ी से मारा जाता है तो जो धूल मिट्टी है वो बाहर आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर,
तो जब पानी की सतह पर कोई चीज रखी जाती है तो वो डूब जाती है या फिर जो है वो तैरना शुरू हो जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाता है और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तैरता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इफ अपथर्स्ट इज ग्रेटर। अगर अपथर्स्ट जो है वो हाई होगा, ग्रेटर होगा ऑब्जेक्ट के वेट के कंपैरिजन में, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर जो है मतलब कि अपथर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि ग्राफ वाला हो गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास है कि 80 कदों कन्या की कारज कितना गया है। ठीक है, तो देखो काम जो है वो कब कहते हैं किया गया है कि जब हम फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं और उससे जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह से हिल जाता है, इनिशियल पोजीशन यानी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उससे वो चीज जो है वो हट जाती है, तब हम कहते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इस ये नियम जो है वो क्या बताता है। तो ये कहता है कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है, मतलब ना बनाई जा सकती है, और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, यानी कि ना ही खत्म की जा सकती है, सिर्फ एक जगह फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, बदली जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास साउंड क्या होता है और इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो पंजाबी मीडियम में आंसर भी साथ साथ दिया जा रहा है। साउंड जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि प्रोड्यूस होता है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, जिससे कि हमारे कानों में सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। और साउंड जो है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि जो प्लांट्स है उनको न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस तरीके से मिलता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो सॉइल जो है वो मेन सोर्स है प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट का। प्लांट जो है जो मतलब कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं उसको रूट की हेल्प से जो है वो मतलब एब्जॉर्ब कर पाता है। दिस वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम टिश्यू थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और जो वाटर एब्जॉर्ब करता है ये जाइलम के थ्रू करता है और पूरे प्लांट बॉडी में ये पहुंचा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसके यूनिट के बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एनर्जी है पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, जो कि एक ऑब्जेक्ट में उसके मूवमेंट की वजह से, उसकी मोशन की वजह से आता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है, तो वो होता है जूल। ठीक है, जिसको कि हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज के दौरान जो मतलब कि अनाज का नुकसान होता है उसके पीछे रीजन क्या है वो आपने बताना है। तो दो तरीके के कारण हो सकते हैं। अबायोटिक फैक्टर मतलब वो फैक्टर्स जो लिविंग नहीं होते, जैसे कि ह्यूमिडिटी, नमी है अगर हवा में। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो मतलब कि अप या मतलब डाउन है। बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग फैक्टर्स जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े लग गए है ना, या बर्ड्स ने खा लिया, तो इस वजह से जो है वो नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, अगर एक एटम है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, तो क्या ये किसी चार्ज को इसमें चार्ज होगा या नहीं होगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करेगा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और जिसकी वजह से जो एटम है वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हो ना वो पॉजिटिव रहेगा और ना ही वो नेगेटिव रहेगा। पार्ट सी में बेटा किसी 7 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने जो है वो बतानी है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर दिया गया है आपको कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, और जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो कि बोहर दे परमाणु मॉडल दी व्याख्या करो।
तो इसका आंसर देखो, जो नील बोर्स जो है उन्होंने जो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है एटॉमिक मॉडल में, एंड पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, और ये उन्होंने जो है वो रिजल्ट निकाला है, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड पाथ कॉल्ड डेफिनेट एनर्जी सेल और डिस्क्रीट ऑर्बिट। तो जो मतलब कि तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो जो है न्यूक्लियस के आसपास जो है फिक्स पाथ में जो है वो मतलब कि रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दीज ऑर्बिट और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन, और इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो मतलब कि इस तरीके से कंटिन्यू होगा। इसके बाद है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम एनर्जी शेल के ऑनवर्ड एज, तो जो एनर्जी लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। while revolving in these orbit an electron neither loses nor gain energy, तो जब ये ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं तो ना तो ये एनर्जी को लूज कर रहे होते हैं और ना ही गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या जो है अंतर है वो बताना है आपने, ठीक है, इसे कंपेयर करना है आपने। तो देखो, जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, तो जो प्लांट सेल होते हैं वो जनरली जो है वो बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में, ठीक है, और जो एनिमल सेल है वो छोटे होते हैं। प्लांट सेल जो है उनमें सेल वॉल्स होता है, एनिमल सेल में जो है एब्सेंट होता है, यानी कि सेल वॉल नहीं होता। प्लास्टिड्स जो है वो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। जो प्लांट सेल है उसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो इसमें नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट सेल में स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था मास और वेट में जो है वो आपने अंतर बताना है। तो देखो, मास जो है वो क्या होता है, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कि एक बॉडी के अंदर है वो मास ऑफ द बॉडी है। मास जो है कभी जीरो नहीं हो सकता, मास हमेशा स्थिर होता है, ठीक है। इसको किलोग्राम में नापा जाता है और ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो है यानी जो वेट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो कि अर्थ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, ये जीरो भी हो सकता है। और जो वेट होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसको किलोग्राम, वॉट या न्यूटन में नापा जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास कि जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों होता है वो आपने बताना है। और इसके अलावा देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कैटल फार्मिंग के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है, जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है क्योंकि इनके जो प्रोपगेशन है ना, उसका तरीका जो है वो मतलब माध्यम के कणों की गति पर जो है वो निर्भर करता है कि किस स्पीड में ये जा रहे हैं। तो देखो, जब जो साउंड होता है वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करता है, जैसे कि हवा, पानी है ना, या सॉलिड के थ्रू जो है वो गुजरता है, तो ये जो मीडियम होता है ना, उसके जो मतलब कि तरंग होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, उसके चलने की दिशा के समानांतर यानी कि पैरेलल आगे पीछे जो है वो कंपन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं इसे। जैसे कि ना, इमेजिन करो कि जो है आपके पास एक स्प्रिंग है। अगर आप उस स्प्रिंग को एक तरफ से धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं तो उसमें जो लहर बनती है वो बिल्कुल जो है वो साउंड की तरह ही काम करती है, ठीक है। जिस दिशा में आवाज आगे बढ़ रही है, हवा के कण जो है वो भी उसी दिशा में आगे पीछे खिसकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, जो कैटल फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या है। इससे हमें दूध मिलता है, अच्छी क्वालिटी का मीट मिलता है, फाइबर मिलता है और स्किन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइगरसली शेक इट्स ब्रांचेस। तो अगर हम पेड़ की शाखा को जो है वो मतलब जोर से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो, यहाँ पर जो पत्ते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और जो डाली है यानी जो ब्रांच है वो मोशन के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो क्या होगा कि
मतलब पत्ते जो है वो गिर जाएंगे। देखो पढ़ते हैं इसे आंसर को। दिस हैपन बिकॉज ऑफ इनर्टिया ऑफ रेस्ट ऑन शेकिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री ब्रांचेस टेंड टू बी इन मोशन। तो ब्रांचेस जो है वो मोशन में आ गया है, बट लीव्स जो है वो अभी भी रेस्ट पोजीशन पे है। तो इससे जो है वो स्ट्रेन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, ठीक है, ब्रांच और लीव्स के बीच में, और इसकी वजह से क्या होता है, जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है हमारे पास कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपने बताना है, और इसके अलावा मैन्यूर और फर्टिलाइजर जो है सॉइल फर्टिलिटी के लिए मतलब किस तरीके से जरूरी है उसको आपने बताना है। ठीक है, तो आंसर जो है वो देख लेते हैं हम लोग। इट इज सेड दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो जो यूनिवर्सल लॉ है ना, वो क्या बताता है कि जो यूनिवर्स है वो मतलब कि अट्रैक्ट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि उस ऑब्जेक्ट के जो है मतलब कि जो मास है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके जो है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, उसके बीच में जितना डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो ये जो फोर्स है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन है उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था फर्टिलाइजर और मैन्योर में अंतर बताना है। तो जो फर्टिलाइजर होता है वो मैन मेड है, ठीक है, जबकि मैन्योर जो है वो नेचुरल है। फर्टिलाइजर केमिकल से बना होता है, मैन्योर जो है वो कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट या प्लांट रेजिड्यू से बना होता है। फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनते हैं, F4 फैक्ट्री, F4 फर्टिलाइजर तो फैक्ट्रीज में बनते हैं, ये फील्ड्स में बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, यानी कि मिट्टी को नमी नहीं देते, जबकि मैन्योर जो है वो नमी प्रदान करते हैं। फर्टिलाइजर से सॉइल पोल्यूशन होता है, जबकि मैन्योर से सॉइल पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, पार्ट डी है हमारे पास। सभी क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने डिस्टेंस से जो है वो थोड़ा सा मूव हुआ है, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हाँ तो इसके सपोर्ट में आपने आंसर देना है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं सैंपल पेपर 1 में। ठीक है, तो देखो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो है वो जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो जब आपने ऑब्जेक्ट को मूव किया है तो भी, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन जो है वही उसका अगर फाइनल पोजीशन भी है तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हुआ है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चला के घर से स्कूल तक जाता है ना, और फिर स्कूल से फिर वापस घर तक आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो इसी में पार्ट दिया गया है अगला कि स्पीड और वेलोसिटी में आपने क्या अंतर है वो बताना है। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है उसमें क्या अंतर है वो देखते हैं। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। जो स्पीड है वो टाइम रेट है डिस्टेंस को कवर करने का, जबकि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम रेट है उसको कवर करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो अलग अलग इक्वेशंस हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो बनेगा v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, और जो तीसरा है हमारे पास वो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अगला है अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकेंड जो है आफ्टर स्टार्ट ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपने बताना है। तो अभी जो है ये रेस्ट पोजीशन पे था। ठीक है, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि जो u है वो हमारे पास क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो इन्होंने हमें कितना दिया है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद जो टाइम है हमारे पास वो कितना दिया गया है, 10 सेकेंड। तो जो यहाँ पर है डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी s हमने फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो u क्या है हमारे पास 0, t क्या है 10 प्लस में हाफ a क्या है 4, t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 को मैं 2 बार लिख रही हूँ। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, 0 10 0, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4 होता है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 10 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, ठीक है। 0 + 200 क्या हो जाएगा, 200, यानी कि 200 मीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला है हमारे पास कि H2, ठीक है। तो आपने ना इसके लिए एक छोटा सा टेबल जो है वो याद रखना है, जिसमें कि जो है हमें यहाँ पर जो है वो मतलब कि एटॉमिक जो मास यूनिट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास देखो, जो H का यानी कि हाइड्रोजन का वो कितना होता है, 1U, ठीक है। इसके बाद C यानी कि कार्बन का होता है 12U, ऑक्सीजन का होता है 16U, और जो नाइट्रोजन है उसका होता है 14U, ठीक है। अब देखो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो इसका जो है हमने जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें देखो जो मतलब कि 2 जो है वो एटम है ना, 2 जो है वो यहाँ पे परमाणु है। तो इसका कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, और जो इसका एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, 1 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 1 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2U। इसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो कार्बन का 1 एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, वो कितना है, 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 है, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो कितना है, 16 है, ठीक है। तो 12 1 12, और 16 2 कितना हो जाता है, 32। इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 3 + 1 4, यानी कि 44U। इसके बाद देखो CH4 है, ठीक है। कार्बन के कितने जो है वो हमारे पास एटम है, 1, और कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, 12। प्लस में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 4, और हाइड्रोजन का जो हमारे पास कह सकते हो जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है, 1। मल्टीप्लाई कर दो, 12 1 12, 4 1 4, इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 16U। इसके बाद है NH3, ठीक है। तो नाइट्रोजन के कितने जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है एटम है, तो 1 है, और इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 14। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3, और उसका एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1। तो 14 1 14, 3 1 3, तो आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 14 + 3 17U। इसके बाद देखो HNO3, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास जो है वो इसके कितने जो है वो एटम्स हैं, 1, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो भी 1 है। नाइट्रोजन जो है उसका एटम हमारे पास 1 है, और इसका एटॉमिक मास यूनिट 14 है। इसके अलावा जो O है यानी जो ऑक्सीजन है उसके 3 एटम्स हैं, और इसका एटॉमिक मास यूनिट 16 है, ठीक है। तो 1 1 1, 14 1 14, और 16 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। इन्हें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 63U, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आपने इसे करना है। बस आप ये चीजें याद रखोगे तो आप इजीली इसको जो है वो सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि हेठ लिखिया दे रासायनिक सूत्र जो है वो तुझसे लिखने हैं, ठीक है। तो सब तो पहला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैसे लिखोगे, Mg छोटा O कैपिटल, MgO। इसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि होता है CaCl2। इसके बाद है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, ठीक है। इसके बाद अगला देखो जो कि है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये होता है AlCl3। इसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है CaCO3। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास कार्डियक मसल के 3 फीचर्स बताने हैं, और इसके अलावा जो एरियोलर टिश्यू है उसके फंक्शन बताने हैं, यानी कि काम बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है जो मतलब कि कार्डियक मसल है, हार्ट मसल सेल को कार्डियक मसल कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल, ब्रांच, यूनिन्यूक्लियेट और इनवॉलेंटरी होते हैं, ठीक है।
और जो अगला क्वेश्चन था उसका आंसर है दे फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स दस एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू बिटवीन द ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन्स के बीच में एक पैकिंग टिश्यू का काम करते हैं। दे सपोर्ट मैनी डेलिकेट ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी में जो डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, नाजुक ऑर्गन होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा टिश्यू के रिपेयर में जो है वो काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है हमारे पास कि विच टिश्यू फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो हमारे मुंह का जो इनर लाइनिंग है वो कौन सा टिश्यू जो है मतलब कि इसको करता है, तो वो आपने बताना है। तो ये है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा टिश्यू है जो मसल्स और बोन्स को जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आंसर है टेंडन या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। अगला है विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। तो कौन से जो टिश्यू हैं वो प्लांट्स में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आंसर है फ्लोएम। अगला है जो कि फैट को हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अगला है जो कि मतलब कौन सा टिश्यू ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो आंसर है नर्वस टिश्यू। ठीक है, पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो देख लो बेटा। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।